अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ सोचिए मत, जो सोचा है उसको करिए भी। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, हमें ये पोस्ट गेन करनी है, हमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन करके इसको क्वालिफाई करना है, लेकिन वो बातें केवल हम सोचते हैं, उसको प्रैक्टिकली कभी नहीं हम करते। या उस पोस्ट के लिए, उस एग्जाम के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जितनी मेहनत की जरूरत है, कहीं ना कहीं हम उसमें लैग कर जाते हैं, उस रेगुलरिटी के साथ वो चीजें नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ सोचिए मत, जो सोचा है उसको करिए भी। अगर आप उस जो सोचा है उसको करेंगे तो डेफिनेटली सफलता आपसे ज्यादा दूर नहीं है। डेफिनेटली आप जो भी आपने टारगेट बनाया हुआ है, आप आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में उसको जरूर अचीव कर लेंगे। मैं गौरव नागर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं डाकोर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि रोज शाम को 6 बजे हमारी पीवाईक्यू की सीरीज चलती है सीसेट के लिए, जहां हम 2011 से लेके 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आए उनका क्रॉनिकल वे में, यानी टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज डिटेल डिस्कशन मैं आपके सामने यहां रखता हूं। और इस सब चीजों से आपको बहुत सारा बेनिफिट भी मिल रहा होगा। जो लास्ट क्लासेस हुई हैं हमारी, जैसे कि मैंने नंबर सिस्टम इसमें आपका कवर अप करा दिया है, एलसीएम एचसीएफ मैंने कवर अप करा दिया है, और आज हमारा थर्ड टॉपिक है दैट इज एवरेज। वैसे तो अगर हम बात करें एवरेज की, तो जो एवरेज टॉपिक है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन या इनडायरेक्ट क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन की बात मैं पहले भी कई बार आपसे कर चुका हूं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ क्या लगभग सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है क्वांट के अंदर। जरूरी नहीं है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए, जैसे खास करके परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो प्रपोर्शन। तो जरूरी नहीं है कि एवरी ईयर यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जाए, हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहां से आते हैं, बट आपको एवरेज फाइंड आउट करने का जो मेथड है या एवरेज क्या होता है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता होना जरूरी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी आप टॉपिक कवर करेंगे, जैसे आपका डीआई का डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आ जाए, या आपका और भी जो है एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ जाए, या आपका रेशियो प्रपोर्शन के अंदर आपका कोई रेशियो गिवन है, उसका एवरेज गिवन है, तो अगर आप जानते ही नहीं है कि व्हाट इज द एवरेज, एवरेज काम किस तरह से करता है, या कोई भी पर्सन है उसका एवरेज वेट है, एवरेज इनकम है, मान लिया एक ग्रुप है, एक क्लास है, उसमें कोई पर्सन आ जाएगा तो एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई पर्सन चला जाएगा तो एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बहुत छोटी छोटी सी और बेसिक सी चीजें हैं जो आपने एवरेज में स्टडी की होंगी। और अगर नहीं स्टडी की है तो बहुत सारा जो जनरल आइडिया है, जो जनरल कंसेप्ट है एवरेज का, वो आज आपको इस क्लास से लग जाएगा, जहां हम 2011 से लेके 2023 तक जितने भी आपके एवरेज के क्वेश्चंस आज तक पुटअप किए गए उन सारे क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस सेशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपका, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द एवरेज। पहले एवरेज का बेसिक कंसेप्ट हम एक बार समझ लेते हैं, देन हम क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो देखिए टॉपिक यहां पर लगा लीजिए आप, दैट इज एवरेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औसत। एवरेज यानी औसत। अब देखिए अगर मैं एवरेज की बात करूं तो जो बेसिक फॉर्मूला है एवरेज का, एवरेज के बेसिक फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो मैं शॉर्ट में इसको एवीजी ऐसे शॉर्ट में राइट डाउन कर लेता हूं। तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इट मींस दैट अगर आप एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके आप एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो सिंगल ये मेथड है, बट अगर हम डायरेक्ट एवरेज की बात करें कि एवरेज वैसे जनरल फॉर्म में होता क्या है, जैसे आपको 4 नंबर गिवन है,
आपको 4 नंबर्स गिवन है, 5 नंबर्स गिवन है, 6 नंबर्स गिवन है, एंड ही सेड दैट कि ये अलग अलग नंबर है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर। तो मैंने कहा आप इस फॉर्मूले से भी राइट डाउन पता कर सकते हैं कि जो एवरेज होगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या हम टर्म्स भी कह सकते हैं। अब मैंने कहा कि अगर जनरल फॉर्म में हम बात करें कि एवरेज क्या होता है, तो एवरेज एक तरह से मीन वैल्यू होती है, जो बीच वाली वैल्यू होती है, जो मिड वाली वैल्यू होती है, दैट इज द एवरेज। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके मान लिया 1 2 3 4 5, ये आपके 5 लगातार आपके नंबर हैं, नेचुरल नंबर है। तो मैंने कहा अगर इनका आप एवरेज पता करोगे, तो अगर फॉर्मूले से भी आप फाइंड आउट करोगे, तो टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो टोटल नंबर 5 है, तो इनका जो सम आएगा उसको अगर आप टोटल नंबर्स यानी 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 3 आने वाला है। क्यों? मैंने कहा 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 प्लस 5, तो आपने कहा सर इनका एवरेज आएगा 15/5 इक्वल टू। तो मैंने कहा एक अलग सेंस में मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी कह सकता हूं कि जो इनका एवरेज होगा वो क्या होगा, जो इनकी मिड वैल्यू है दैट विल बी एवरेज। यानी अगर हम इक्वल इक्वल इनका डिस्ट्रीब्यूशन करें, इट मींस दैट जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारा हर एक वैल्यू 3 3 3 3 3 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मैं क्यों बता रहा हूं ये सब छोटी छोटी चीजें, क्योंकि जब कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी जरूरी। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके यहां पर ए बी सी डी देयर आर 5 नंबर्स, इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मैंने कहा अगर इनकी वैल्यू जो है आपका 5 है, या इनकी वैल्यू जो है आपकी 6 है, ईच वैल्यू इज 6, या मैं कह सकता हूं इनका एवरेज 6 है, या इनका एवरेज x है, सपोज दैट एवरेज इज x, तो आप कहेंगे सर ये x, ये भी x और ये भी। एवरेज का मतलब होता है अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हर एक वैल्यू कितनी आएगी, x x x x। अब मैंने कहा एक और कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब भी कोई वैल्यू प्लस होती है और जब भी कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है। तो मैंने कहा जो इफेक्ट ईच वैल्यू पर आपका होगा, अगर वो कहे कि ईच वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए 5 से, तो आपने कहा कि अगर ईच वैल्यू को 5 से इंक्रीज करेंगे देन डेफिनेटली जो नया एवरेज है वो भी 5 से इंक्रीज हो जाएगा। बट मैंने कहा भाई अभी जो इनकी वैल्यू है वो कितनी है, x x x x, तो आप कहेंगे सर इनका एवरेज भी क्या होगा, x होगा। बट मैंने कहा अगर इसमें +5 कर दूं, इसमें भी +5 कर दूं, इसमें भी +5 कर दूं, यहां पर भी +5 कर दूं, यहां पर भी +5 कर दूं, तो आप कहेंगे सर न्यू एवरेज हो जाएगा आपका x + 5। इट मींस दैट यहां से हमें एक कंसेप्ट पता चला कि जो इफेक्ट ईच वैल्यू पर पड़ता है, जो भी इफेक्ट आपका ईच वैल्यू पर होगा डेफिनेटली वही इफेक्ट एवरेज में हो जाएगा। मैंने कहा 5 आपके नंबर्स हैं, उनका एवरेज मान लिया 30 है, अगर उनमें से हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा, तो मैंने कहा नए एवरेज को भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पुराने एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका नया एवरेज आपको पता चल जाएगा। आपसे कहा जाए कि 5 डिजिट है या 5 नंबर्स हैं, उनका एवरेज आपका 40 है, हर एक नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया गया तो नया एवरेज क्या होगा, तो मैंने कहा जो इफेक्ट ईच वैल्यू पर पड़ेगा डायरेक्ट वही इफेक्ट आपका एवरेज पर होगा। तो आपने कहा सर ईच वैल्यू पर अगर 5 से डिवाइडेशन की बात की गई है तो एवरेज को भी 5 से डिवाइड कर दी, तो 40/5 यानी न्यू एवरेज विल बी 8। तो यहां से कंसेप्ट नंबर 1 आप सीख गए कि जो इफेक्ट ईच वैल्यू पर होगा डायरेक्ट वही इफेक्ट आपका किस पर होगा, एवरेज पर होगा। अब दूसरी बात, मैंने कहा कि भाई ये 5 पर्सन है आपके ए बी सी डी ई, अब मैंने कहा इनका कुछ एवरेज एज है, इनकी कुछ एवरेज वेट है, या इनकी कोई एवरेज इनकम है। अब मैंने मान लिया कि ये 5 लोग थे पहले, इनकी एवरेज इनकम मान लिया 4000 थी। इट मींस दैट अब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट जो इनकम होगी वो 4000 4000 4000 होगी, एवरेज इनकम मैंने 4000 बात की है, तो मैंने कहा अगर एवरेज इनकम इनकी 4000 है तो इनकी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी,
तो मैंने कहा एवरेज को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ पर्सन से, तो कितने नंबर ऑफ पर्सन है आपके 5, तो आप कहेंगे सर टोटल जो इनकम आ जाएगी दैट विल बी 20,000। तो यहां से आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल पता चल जाएगा। मैंने कहा 5 डिजिट का एवरेज या 5 जो नंबर हैं, 5 डिजिट नहीं 5 नंबर का एवरेज आपका 20 है, तो आप कहेंगे उनका सम होगा 100। मैंने कहा कैसे पता चला, तो आपने कहा सर 20 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ऑन एवरेज जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रियल में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक नंबर 20 हो सकता है एक 18 हो, एक 21 हो, एक 19 हो, एक 22 हो, लेकिन जब उनका सम ऑफ डिजिट करके डिवाइड बाय जो भी टोटल नंबर्स करेंगे वो 20 आना चाहिए। तो मैंने कहा 20 कब आएगा, जब इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी एवरेज का मतलब ही होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? अब मैंने कहा जब कोई पर्सन, सपोज दैट ये 4 लोग हैं ए बी सी डी, मैंने कहा अगर ये ए बी सी डी 4 लोग हैं और इनकी जो एवरेज इनकम है या एवरेज एज है वो 20 है, तो आपने कहा सर इनकी एवरेज एज 20 है। अब मैंने कहा एक और पर्सन इसमें एड ऑन हो गया ई, एक न्यू पर्सन आ गया आपका। तो मैंने कहा जब भी कोई नया पर्सन आएगा उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या जब कोई ग्रुप छोड़ के जाएगा तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों कंसेप्ट आप ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने कहा जब भी कोई नया पर्सन एंट्री करेगा तो आप कहेंगे सर जब कोई नया पर्सन एंट्री करेगा तो उसका वेट भी आपका प्लस होगा। मैंने कहा प्लस तो होगा, लेकिन वो प्लस होने पे जरूरी नहीं है कि वो इंक्रीज करे एवरेज को, या वो डिक्रीज भी कर सकता है। आपने कहा सर ऐसा कैसे होगा, तो मैंने कहा एवरेज का कंसेप्ट आप समझिए। मैंने कहा अगर एवरेज एज ऑफ 4 पीपल ए बी सी डी इज 20 ईयर्स, मैंने कहा कि ए बी सी डी 4 पीपल है आपके, 4 लोग हैं या 4 पर्सन है आपके, इनकी जो एवरेज एज है वो 20 ईयर्स है। तो मैंने कहा अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो ए की जो एज है वो भी 20 20 20 20। तो मैंने कहा अगर जो ई है जो नया पर्सन है वो भी 20 ईयर्स का आ जाए तो फिर जो ओवरऑल जो होगी 5% का जो एवरेज होगा वो भी 20 ही रहेगा। बट अगर 20 से ज्यादा का आ गया, अगर 20 से ज्यादा का आ गया तो वो एवरेज को इंक्रीज कर देगा, और अगर 20 से कम का आ गया तो वो एवरेज को डिक्रीज कर देगा। इट मींस दैट जब भी ग्रुप में, कोई भी ग्रुप है 4 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का, उस ग्रुप में कोई नया पर्सन एंट्री करेगा तो अगर उसकी जो एवरेज एज, एवरेज एट वेट या एवरेज इनकम, यानी उसका जो एवरेज है या उसकी जो इनकम है, वेट है या जो भी वैल्यू गिवन है, वो अगर लेस देन है प्रीवियस एवरेज से तो डिक्रीज करेगा एवरेज को, और अगर ग्रेटर है तो आपका इंक्रीज करेगा, और अगर इक्वल है उन्हीं के तो एवरेज में कोई चेंज नहीं रहेगा, नया एवरेज भी सेम रहेगा। क्लियर है? अब मैंने कहा कि एक बात तो ये हो गई आपकी, दूसरी बात क्या है आपका, कि मैंने कहा कि अगर ये तो हो गई एंट्री की बात, मैंने कहा अगर यहां से ए बी सी डी ये 4 लोग थे, मैंने कहा इनमें से एक पर्सन छोड़कर चला जाए ग्रुप, तो आपने कहा सर एक पर्सन छोड़ के जाएगा तो इसका रिवर्स होगा। रिवर्स कैसे होगा, तो मैंने कहा देखिए अगर 4 लोग थे, इनकी एवरेज एज मान लिया 20 ईयर्स थी, मैंने कहा 20 ईयर्स थी। अब उसने कहा कि इनमें से एक जो पर्सन है वो 22 ईयर्स का था, वो छोड़ के चला गया, और एक पर्सन, अगर दूसरी कंडीशन में मैं ये कहूं कि एक पर्सन 18 ईयर्स का था वो छोड़ के चला गया, तो दोनों बातों का मीनिंग अलग होगा। जब ज्यादा एज का छोड़ के जाएगा तो वो डिक्रीज करेगा। देखो यहां क्या हो रहा था, जब ज्यादा वाला आ रहा था तो इंक्रीज हो रहा था, मैंने कहा जब ज्यादा वाला छोड़ के जाएगा तो वो टोटल सम में से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब जो रिजल्टेंट सम आएगा वो लेस आएगा ओरिजिनल से। तो मैंने कहा यहां स्थिति जो होगी, यहां जो सिचुएशन होगी वो अपोजिट होगी कंपैरेटिवली जब कोई एंट्री करेगा। तो मैंने कहा जब कोई एंट्री करेगा ज्यादा का आएगा तो इंक्रीज करेगा, कम का आएगा तो डिक्रीज करेगा एवरेज को। मैंने कहा जब लेकिन जाएगा कोई ग्रुप छोड़ के, अगर ज्यादा एज वाला, ज्यादा इनकम वाला चला जाएगा तो डिक्रीज करेगा, और कम इनकम वाला जाएगा, कम एज वाला जाएगा तो एवरेज को इंक्रीज करेगा। ये बात अपने माइंड में रखिएगा।
इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? अब अपने क्वेश्चंस पर आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है या किस तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आया आपका सी सेट के 2011 जो एग्जाम हुआ आपका, उस सी सेट में ये पुटअप किया गया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है अगर आप कंसेप्ट जानते हैं। अब देखना, मैं इसको आपको पूरा डिटेल में भी कराने वाला हूं इस क्वेश्चन को, और इसको डायरेक्ट 1 लाइन में भी मैं आपको बताऊंगा। 1 लाइन में आप तभी समझ पाएंगे जब इसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ स्टूडेंट ऑन हर first 3 tests, a student on her first 3 tests receive on an average score of n points. If she exceeds her previous average score by 20 points on 4th test, then what is the average score of first 4 test? तो उसने सबसे पहले कहा है कि एक स्टूडेंट है, उसने पहले जो 3 टेस्ट दिए उनमें जो एवरेज स्कोर किया वो n किया। तो मैंने कहा जो पहले टेस्ट किए 3 तो उनमें एवरेज स्कोर कितना था n। तो मैंने कहा हर टेस्ट में n n n n स्कोर किया, तो टोटल कितना स्कोर किया? तो आपने कहा सर टोटल स्कोर किया इसने 3n। ये तो फर्स्ट 3 टेस्ट की बात हुई। अब ही सेड if she exceeds previous average score by 20 points on 4th, यानी जो 4th नंबर वाला टेस्ट है उसमें जो पहला एवरेज था, यानी पहले एवरेज का मतलब ये है पहले हर स्टूडेंट जितने मार्क्स गेन कर रहा था, इट मींस दैट पहले तो हर स्टूडेंट n n n मार्क्स गेन कर रहा था। तो इस टेस्ट में जो उसने गेन किए उस पहले एवरेज से 20 एक्सीड मतलब ज्यादा, पहले एवरेज से 20 ज्यादा। तो मैंने कहा ये 3 टेस्ट है, और ये जो 4th नंबर वाला टेस्ट है इसमें जो टोटल एवरेज, सॉरी इसमें एवरेज की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो एवरेज होगा भाई सिंगल, अगर मैं कहूं कि राम की जो टोटल राम की जो इनकम है वो 4000 रुपए है, तो मैंने कहा राम की एवरेज इनकम कितनी है? तो आपने कहा सर 4000 ही होगी। मैंने कहा कैसे? तो आपने कहा सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। राम की इनकम 4000 है और राम एक सिंगल पर्सन है, तो मैंने कहा कि जो एवरेज है 4th पर्सन का वो कितना बढ़ जाएगा? तो उसने कहा पिछले वाला जितना था आपका प्रीवियस जितना था उससे 20 ज्यादा। इसका मतलब इसको जो इसकी जो एज है या इसका सॉरी इसकी जो स्कोर है वो कितना है? तो आपने कहा 4th टेस्ट में आया इसका स्कोर n+20। तो मैंने कहा उसने एवरेज पूछा है, तो आपने कहा सर टोटल जो आएगा टोटल ऑफ ऑल 4 टेस्ट, ऑल 4 टेस्ट। तो आपने कहा सर अगर टोटल आपको पता करना है तो आप इसको और इसको ऐड कर दीजिए। तो मैंने कहा 3n + n तो 4n हो जाएगा और +20। तो आपने कहा सर जो टोटल 4 टेस्ट में उसने स्कोर किया वो टोटल स्कोर किया 4n + 20। तो मैंने कहा उसने एवरेज पुटअप किया है कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 टेस्ट। तो आपने कहा सर ये कितने टेस्ट हैं? तो मैंने कहा 4। तो आपने कहा 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने कहा 4 यहां पर कॉमन निकाल लूंगा तो n+5 डिवाइडेड बाय 4। तो आपने कहा सर 4 से 4 कैंसिल, यानी नया जो एवरेज होगा ऑल 4 टेस्ट का वो होगा n+5। यही बात आपसे पुटअप की गई। तो मैंने कहा आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। इस क्वेश्चन के अंदर पहले 3 टेस्ट का एवरेज गिवन था, उससे 3 का टोटल पता कर लिया। फिर 4th टेस्ट का आपको हिंट गिवन था कि 4th टेस्ट में जो उसने स्कोर किया जितना पहले एवरेज स्कोर था उससे 20 ज्यादा किए। तो मैंने कहा अगर पहले n मार्क्स ला रहा था तो इसमें n+20 लाएगा वो। तो मैंने कहा ये 3 का स्कोर है और ये 4th का, तो मैंने कहा टोटल 4 का स्कोर कितना हो जाएगा? 4n + 20। एवरेज पता करने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने कहा ये 4 टेस्ट है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए सर, सोल्व करके n+5 आ जाएगा। मैंने कहा या तो उस क्वेश्चन को आप ऐसे कीजिए या फिर 3 टेस्ट का जो एवरेज है वो कितना है आपका n। अब मैंने कहा कि जैसे ही उसने 4th टेस्ट दिया तो उसका जो एवरेज है वो कितना इंक्रीज हो गया? 20।
तो मैंने कहा ये जो 20 इंक्रीज हुआ 4 टेस्ट देने के बाद प्लस 20 इंक्रीज हो गया, तो मैंने कहा ये जो प्लस 20 इंक्रीज हुआ है टोटल में इंक्रीज हुआ 20। अब आपने कहा सर इससे एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैंने कहा अगर कोई 4 लोगों का ग्रुप था उसमें 5वां पर्सन और आ जाए, तो अगर वो ज्यादा का आ जाएगा तो उसमें से सबके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे 5 के 5 लोगों में, और जितना जितना प्लस होगा उतना ही एवरेज प्लस हो जाएगा। तो वही काम हम यहां करेंगे। मैंने कहा अब 4 लोग हैं और 20 एक्स्ट्रा है, तो मैंने कहा अगर इन 4 लोगों में इस प्लस 20 को मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो हर एक पर्सन के हिस्से में 5-5 मार्क्स ज्यादा आएंगे, या मैं कह सकता हूं हर एक टेस्ट में 5-5 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो मैंने कहा अगर हर एक के पार्ट में आपका 5 इंक्रीज हो जाएगा, हर एक टेस्ट में आपका 5 इंक्रीज हो जाएगा, तो नया एवरेज भी क्या हो जाएगा n+5। पहले n था अब n+5 होगा, दैट इज योर आंसर। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ये कंसेप्ट बहुत काम का कंसेप्ट है, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत यूज होता है आपका क्वांट के अंदर। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको भी हम दो तरह से कर सकते हैं। मैं जितने भी पॉसिबल वेज हैं वो सारे आपको कराऊंगा, और साथ ही साथ जो भी मैं डिटेल सॉल्यूशन यहां पर आपको करा रहा हूं उसका हैंड रिटन सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, बस आपका काम तो इतना है कि इनका रिवीजन कीजिए और एक बार अपनी रफ नोटबुक लेके ये आप क्वेश्चंस एक बार लगा लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। नोट्स आपको बने बनाए मिल रहे हैं इसके सॉल्यूशन। द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी वाज ₹5,000। एक कंपनी है, उनका मंथली एवरेज गिवन है पूरे कंपनी का ₹5,000। द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज वाज 5200 एंड 4200। देखिए आपको टोटल जो एम्प्लॉय हैं कंपनी में उनका एवरेज जो इनकम सैलरी है वो पता है, और जो मेल का एवरेज सैलरी है वो पता है, फीमेल का एवरेज सैलरी है वो पता है। तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को या तो आप सोल्व करेंगे एलिगेशन मेथड से, क्योंकि जब जब आपकी दो अलग अलग वैल्यू गिवन हो और एक उनकी मिक्स वैल्यू गिवन हो, भले ही वो परसेंट में हो, वो आपका एवरेज में हो, या वो आपका रेशियो में हो, वहां वहां आपका एलिगेशन अप्लाई हो जाता है। तो आपने कहा सर यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आपका मेल का एवरेज गिवन है, फीमेल्स का एवरेज गिवन है, और मेल प्लस फीमेल, भाई टोटल एम्प्लॉइज मिला के कौन होंगे, मेल प्लस फीमेल एम्प्लॉइज। तो मैंने कहा मिक्स वैल्यू भी आपकी गिवन है। तो आपने कहा सर एक मेथड तो है इसका, हम डायरेक्ट कर सकते हैं आपका किससे, आपका एलिगेशन मेथड से। और अगर एलिगेशन मेथड यूज नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो मैंने कहा आप देखिए, मैं लेट कर लेता हूं कि जो मेल हैं उनको एम से डिनोट कर दूंगा और जो फीमेल हैं उनको एफ से डिनोट कर दूंगा। तो मैंने कहा मैं अपने अकॉर्डिंग देख लेता हूं कि भी कितना टोटल आएगा। तो मैंने कहा कि एम्प्लॉय जो हैं वो मेल और फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट है, तो मैंने कहा जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेल्स होंगे, तो मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ मेल्स जो हैं मैंने एम लेट कर लिए, और एवरेज कितना है मेल का 5200। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको कि एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। इट मींस दैट हर एक मेल को जो सैलरी मिलती है वो 5200 तो मैंने कहा एक मेल को अगर इतनी मिलती है तो टोटल एम मेल है मान लिया, तो इनको कितनी मिलेगी। तो आपने कहा सर 5200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल मेल को सैलरी इतना डिस्ट्रीब्यूट होगी। ऐसे ही मैंने कहा अगर फीमेल की बात करूं तो फीमेल का एवरेज है 4200, तो टोटल फीमेल को इतना। तो मैंने कहा जो जितने भी मेल्स हैं उनको इतनी सैलरी और फीमेल्स को इतनी सैलरी, तो ये टोटल सैलरी आ जाएगी। आपने कहा सर टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, मैंने कहा 5 सॉरी है एम प्लस एफ। तो आपने कहा सर टोटल की भी एवरेज गिवन है, तो मैंने कहा अगर एक एम्प्लॉय को 5000 मिल रहे हैं ऑन एवरेज, तो एम प्लस एफ मेल और फीमेल जितने मिला के उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने रुपीज मिलेंगे।
अब मैंने कहा इसको कैलकुलेट करोगे तो 5200M 4200F और यहां से 5000M प्लस 5000F। अब मैंने कहा मेल वाले टर्म सेम साइड और फीमेल वाले सेम साइड, तो आपने कहा सर 5200 और ये 5000 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो आपने कहा सर ये 200M रिमेनिंग होगा। मैंने कहा इधर 5000F है, ये 4200 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 800F है। आपने कहा सर 20 से 20, 2 से 4 टाइम्स, तो आपने कहा सर M इक्वल टू है 4 फीमेल, यानी जहां पर आपका मेल आएगा उसके प्लेस पर हम 4 फीमेल पुट कर सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, या यहां से मेल और फीमेल का रेशियो भी पता कर सकते हैं। मैंने कहा F इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो M रेशियो F कितना आ जाएगा 4 रेशियो। तो मैंने कहा उसने ये पूछा है कि परसेंटेज ऑफ मेल, तो परसेंटेज ऑफ मेल यानी कितने परसेंट मेल है, तो मैंने कहा टोटल मेल कितने हैं आपके 4, इसमें से टोटल पॉपुलेशन कितनी है 4 + 1 यानी 5, तो आपने कहा सर 4/5 पार्ट मेल हैं, यानी ये मेल परसेंट है आपका इसका 100 का, तो आपने कहा सर 80% आएगा। तो या तो इसका मेथड हो सकता है सोल्व करने का ये। दूसरा मेथड मैंने कौन सा बताया आपको, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड समझिए, तो मैंने कहा कि जो मेल है जो फीमेल है, मेल का जो एवरेज है वो 5200 है, फीमेल का 4200 और मिक्स 5000, तो मैंने कहा 5200 से 5000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 800। आपने कहा सर यहां से भी रेशियो कितना आएगा 4:1, तो मैंने कहा मेल के नीचे मेल और फीमेल के यहां पर फीमेल, तो मेल अगर 4 है तो फीमेल 1 है, तो मैंने कहा मेल का जो परसेंट है यहां से भी सेम आएगा आपका 4 यूनिट, किसमें से टोटल 5 में से मल्टीप्लाई बाय 100, तो मैंने कहा यहां से भी 80% क्या आ जाएंगे मेल। तो चाहे तो आप ऐसे कीजिए इस क्वेश्चन को या इस तरीके से कीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ध्यान से। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम लैंग्वेज की फॉर्म में पूरा डिटेल में जाएं तो कितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स हम कर सकते हैं, लेकिन वो जो हैंड रिटन सॉल्यूशन है वहां पर मैंने पूरा डिटेल में एक एक स्टेप को राइट डाउन किया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। लेकिन मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको सारे बता दिए, तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यानी मिनिमम स्टेप्स में कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन है क्या। The average monthly income of a person in certain family of 5 is rupees 10,000. What will be the average monthly income of a person in the same family if the income of one person increased by 1,20,000 per year? अब देखिए यहाँ मंथली इनकम की बात है, यहाँ पर ईयर की बात है, तो मैंने कहा सबसे पहला काम तो ये है इसकी भी मंथली इनकम पता करो। तो आपने कहा सर इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो उसकी मंथली इनकम आ जाएगी 10,000। अब क्वेश्चन आसान हो गया हमारे लिए। उसने कहा कि 5 लोगों की जो एक फैमिली है उसमें टोटल 5 लोग हैं यानी 5 नंबर ऑफ पर्सन है, उनकी जो उनमें से जो एक पर्सन है या कह सकते हैं हर एक जो पर्सन है अगर एवरेज एज की बात कर रहा है या एवरेज इनकम की बात कर रहा है, एवरेज सैलरी की बात कर रहा है, इट मींस दैट आप टोटल सैलरी वहां से पता कर सकते हैं। He said that a person in a certain family of 5 is rupees 10,000, ये एवरेज मंथली इनकम है। तो मैंने कहा टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 5 × 10,000, तो आपने कहा सर ये हो जाएगी टोटल 50,000। पहले मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से इस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूं, फिर डायरेक्ट इसको बताऊंगा कैसे करेंगे। अब मैंने कहा कि इनमें से क्या हुआ कि एक जो पर्सन था, नंबर ऑफ पर्सन उतनी ही है ना कम ना ज्यादा, लेकिन इनमें से जो एक पर्सन था उसकी इनकम इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई, तो उसने कहा है कि 1,20,000 पर ईयर। तो मैंने कहा इसको मंथली देख लो कितना इंक्रीज हुई, तो मैंने कहा एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो 12 से डिवाइड कर दो। तो मैंने कहा 10,000 इंक्रीज हो गई। तो मैंने कहा अगर टोटल में 10,000 इंक्रीज कर देंगे तो अब जो नई इनकम हो जाएगी, आपने कहा सर नई इनकम हो जाएगी 60,000। तो मैंने कहा अब जो एवरेज है, अब एवरेज कितना होगा,
तो आपने कहा सर टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो अभी भी 5 ही है हमारे पास, तो मैंने कहा 60 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो आपने कहा सर अब जो एवरेज होगा वो होगा 12,000 पर पर्सन, यानी अब जो नई सैलरी है वो 12,000 पर पर्सन हो जाएगी। मैंने कहा एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये है। दूसरा, आपने कहा कि सर पहले जो सैलरी थी एवरेज सैलरी थी ₹10,000। मैंने कहा ठीक है। अब आपने कहा इनमें से एक पर्सन की जो सैलरी है 1,20,000 पर ईयर इंक्रीज हुई, इसका मतलब ₹10,000 एक मंथ में इंक्रीज हो गई। अब मैंने कहा ये जो 10,000 इंक्रीज हुई है ये एवरेज को इंक्रीज करेगी। एवरेज को क्यों इंक्रीज करेगी और कितना इंक्रीज करेगी? तो मैंने कहा ये उतना ही इंक्रीज करेगी जितना इसमें से हर एक के हिस्से में आएगा। ईच पार्ट गेन। तो मैंने कहा ईच पार्ट में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मैंने कहा 10,000 रुपी है। अगर 10,000 रुपीज हैं और इनको 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपने कहा सर हर एक के हिस्से में 2-2 हजार रुपए आएंगे। तो मैंने कहा अगर इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑन एवरेज हर एक की सैलरी 2-2 हजार रुपए बढ़ जाएगी। तो आपने कहा सर पहले 10,000 थी, अब 2,000 रुपए बढ़ जाएगी सैलरी, तो 2,000। तो आपने कहा सर अगर 2,000 रुपए इंक्रीज हो जाएगी तो अब जो नई एवरेज सैलरी हो जाएगी वो 12,000 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं बहुत आसान तरीके से, बट कंसेप्ट आपको क्लियर रखने पड़ेंगे। ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन ये एक है लेकिन यहां से कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर होंगे। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। ऐसे बहुत तरीके से क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है या इसका इनडायरेक्टली किसी टॉपिक के अंदर यूज हो सकता है। सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50। उसने कहा 9 पर्सन है, उनका जो एवरेज वेट है वो 50 है। तो मैंने कहा भैया टोटल वेट हो जाएगा 9 इंटू 50, तो 450 केजी हो जाएगा टोटल वेट। अब he said that the average weight of the first 5 person is 45 kg, where the average weight of the last 5 person is 55 kg, then the weight of the fifth person। मैंने कहा इसने कहा पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो मैं कंसेप्ट समझाना चाहता हूं वो कंसेप्ट समझिएगा आप पहले, ठीक है। तो मैंने कहा अगर फर्स्ट 5 की बात करिए तो ये है फर्स्ट 5, ठीक है। ये है आपके फर्स्ट 5, टोटल 9 पर्सन है ना, टोटल पर्सन कितने हैं 9। अब इसने कहा लास्ट 5 पर्सन का भी एवरेज दिया, तो मैंने कहा लास्ट 4 तो ये 5 ही। तो आपने कहा सर ये जो बीच वाला नंबर है ना ये 2 बार काउंट हो गया, क्योंकि अगर फर्स्ट 5 की बात करें और लास्ट 5 की बात करें इसके अकॉर्डिंग तो टोटल 10 पर्सन हो जाएंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो क्वेश्चन में 9 ही है। तो मैंने कहा कि उसमें जो बीच वाला जो 5th नंबर वाला है वो 2 बार काउंट हो गया। तो आपने कहा सर अगर वो 2 बार काउंट हो गया तो जो टोटल 10 का सम आएगा उसमें से टोटल 9 का सम आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही वैल्यू निकल के आएगी जो 2 बार काउंट हुई। तो मैंने कहा बात बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, आपने कहा सर 9 पर्सन का एवरेज इतना था तो हमने 9 का टोटल निकाल लिया। मैंने कहा जो फर्स्ट 5 हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है, तो आपसे कहा गया है फर्स्ट 5 का जो एवरेज है वो 45। तो मैंने कहा इनका सम कितना आएगा, आपने कहा सर 225 केजी। अब मैंने कहा जो लास्ट आपके 5 हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है, आपने कहा सर 55। तो मैंने कहा इनका सम कितना आएगा, आपने कहा सर 275 केजी। तो मैंने कहा मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ टोटल 10 पर्सन हो रहे हैं और इनका सम कितना आ रहा है टोटल 500। आपने कहा सर टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो मेरे पास 9 ही है। तो मैंने कहा ये 10 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब आपने फर्स्ट 5 लिए और लास्ट 5 लिए तो आपने जो 5th नंबर का यानी जो बिल्कुल बीच वाला था उसको 2 बार काउंट, बिल्कुल बीच वाला तो नहीं कह सकते क्योंकि टोटल 9 है, हाँ सॉरी बीच वाला ही होगा, 4 इसके इधर और 4 इसके इधर। तो मैंने कहा कि जो मिड वाला था उसको 2 बार काउंट कर लिया, तो उसी वजह से ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो आपने कहा सर कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, मैंने कहा 50 केजी। तो आपने कहा ये जो 50 केजी वेट है ना ये उसी पर्सन का वेट है 5th नंबर वाले, ठीक है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। The average marks of 100 students are given to be 40. It was found later that marks of one student 50 were 53, which were misread as 83. The corrected mean marks, mean marks कह दे या एवरेज मार्क्स कह दे, मीन का मतलब भी एवरेज ही होता है आपका। क्लियर है? अब क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन क्या है। उसने कहा कि 100 स्टूडेंट का डेटा लिया गया और उनका जो एवरेज मार्क्स फाइंड आउट किया गया, तो हमारा आंसर आया 40। बट बाद में जब उसको रीचेक किया गया तो पता चला कि एक गलती इसके अंदर हो गई, एक मिस्टेक इस कैलकुलेशन के अंदर हो गई कि जब हम डेटा ले रहे थे तो एक स्टूडेंट का जो मार्क्स था वो 53 था, बट गलती से हमने उसको मिसरीड कर लिया, गलत रीड कर लिया और 53 के प्लेस पर उसको क्या रीड कर लिया, 83। बस यही हिंट है इस क्वेश्चन। अब मैंने कहा अगर उसके जो मार्क्स थे स्टूडेंट के वो 53 थे, आपने उसको क्या रीड किया, 83। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने 53 को 83 रीड किया तो आपने ज्यादा रीड किया या कम? बताइए मुझे, आपने ज्यादा रीड किया या कम? तो आप कहेंगे सर 53 रीड करना था, 83 कर लिया गलती से, तो उसका मतलब हमने ज्यादा रीड कर लिया। अब आपने ज्यादा रीड कर लिया यानी डेटा ज्यादा ले लिया, तो एवरेज ज्यादा आया होगा, एवरेज मोर आया होगा, यानी जो ओरिजिनल एवरेज है वो कम आना चाहिए था आपका। आपने कहा सर हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है। तो आपने कहा सर कितना कम आना चाहिए था, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा जितना ज्यादा लिया है ना उतना कम लेना था आपको, तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 100 के 100 स्टूडेंट के अंदर कर दीजिए, क्योंकि जब आपने जितना ज्यादा लिया है एवरेज कैसे इंक्रीज हुआ होगा, तो आपने कहा सर उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा हर एक पर्सन में, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है इक्वल 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 डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने कहा हर एक के हिस्से में जितना जितना ज्यादा मार्क्स आया है उतना उतना कम कर दीजिए, वही होगा माइनस करके आपका ओरिजिनल एवरेज। तो आपने कहा सर इस बात को अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा 100 स्टूडेंट थे, एवरेज था 40, बट गलती क्या हुई, एक 53 मार्क्स थे यानी राइट मार्क्स इतने थे, लेकिन इसको गलती से हमने क्या रीड कर लिया, 83। तो आपने कहा सर 30 ज्यादा रीड कर लिया, इट मींस दैट ओरिजिनली 30 कम लेना था, 30 लेस लेना था आपको, यानी 30 डिक्रीज करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा 30। तो मैंने कहा जब मैं टोटल में से -30 करूंगा तो एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपने कहा सर इस 30 में से हर एक पर जितना जितना पार्ट आएगा उतना ही डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर 30 मार्क्स को 100 स्टूडेंट के अंदर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो आपने कहा सर अगर 100 के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30 मार्क्स को, तो 30 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0, 0 से पॉइंट, तो आपने कहा सर 0.3 कितना डिक्रीज होगा। तो मैंने कहा अगर हर एक के हिस्से में 0.3 0.3 0.3 0.3 मार्क्स लेस आने चाहिए थे, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक बात बताई है कि जो इफेक्ट हर एक के हिस्से पे पड़ेगा, ईच पार्ट पर पड़ेगा जो भी इफेक्ट, वही आपका एवरेज पर। तो मैंने कहा ईच पार्ट पर जो इफेक्ट आएगा वो डिक्रीजमेंट आएगा 0.3 0.3 0.3, यानी जो ओरिजिनली 0.3 0.3 0.3 मार्क्स कम मिलने थे हर एक स्टूडेंट को, तो एवरेज भी 0.3 कम आना चाहिए था। तो आपने कहा सर 40.0 में से जब 0.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां 0 से 3 जाएगा नहीं, इसके पास जाएंगे, यहां भी 0 है तो इसके पास आएंगे, तो मैंने कहा यहां से कैरी लेंगे, यहां 10, यहां से कैरी लेंगे तो यहां 10, तो 10 से 3 गया तो 7, अब यहां पर तो 9 रिमेनिंग है तो 9, और यहां से कैरी लिया तो यहां 39। तो आपने कहा सर ओरिजिनल जो एवरेज था ना, जो रियल एवरेज है, जो करेक्ट मीन है, जो करेक्ट एवरेज मार्क्स है, वो है 39.7। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए गलती वाला कि सही इतना लेना था गलत इतना ले लिया, तो आप हमेशा यहां ध्यान देना कि आपका जो एवरेज है वो घटेगा या बढ़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने जो मार्क्स मिसरीड किए हैं वो ज्यादा किए हैं या कम। इट मींस दैट आपको मार्क्स कम करने पड़ेंगे या ज्यादा करने पड़ेंगे।
ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि ये सोचने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल सोचना पड़ेगा। बिल्कुल आसान सी बेसिक सी चीजें हैं, ये बिल्कुल जनरल सोच सकते हो आराम से इनको। लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आपको बेहद आसान लगेंगे। किसी भी टॉपिक की ऊंचाई वो आसान लगने लगेंगे आपको। टॉपिक हमें कोई भी कब डिफिकल्ट लगता है या किसी भी सब्जेक्ट से हम कब भागते हैं, कोई भी स्टूडेंट है वो किसी भी सब्जेक्ट से अगर डर लगता है उसको या उस सब्जेक्ट को पढ़ने में वो इंटरेस्ट नहीं लेता, तो उसके दो ही रीजन है। या तो वो सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से उसकी नॉलेज उसको नहीं है, या कोई ऐसा मेंटोर उसको नहीं मिल पा रहा जो उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर दे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि भाई वो स्टूडेंट जो है उस सब्जेक्ट से ज्यादा किसी अदर सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहा है, किसी अदर सब्जेक्ट में उसकी ज्यादा रुचि है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है उसका। केवल यही दो रीजन हो सकते हैं। तो हमें क्या है कि एज अ टीचर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मेरा टॉपिक मान लिया क्वांट है, तो सबसे बड़ी मुश्किल चीज तो ये है कि भाई स्टूडेंट जो आप 1.5-2-2.5 घंटे की क्लास करते हो उसमें पूरा इंटरेस्ट आपका बना रहे। देखिए अब इंटरेस्ट बनाने का मतलब ये भी नहीं है कि मैं यहाँ जोक सुनाने लग जाऊं। हालांकि हल्की फुल्की हंसी मजाक एंटरटेन वो सब चीजें होनी चाहिए लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस मैं पढ़ाई छोड़ के यहाँ जोक पे जोक मारने लगूं। वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक तरह से क्या होगा कि भी उसमें भी आपका टाइम चला जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर मैं बातें ज्यादा करूंगा और स्टडी जो है टीचिंग कम करूंगा तो वो भी मुश्किल है थोड़ा सा। तो आप क्या कीजिए या मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि चीजों को आसान तरीके से एक्सप्लेन करूं, प्रैक्टिकल जीवन से लेके, या मैं आपको इस तरह से जो है चीजें एक्सप्लेन करूं कि आप विजुअलाइज कर पाए। मैं बार बार ये वर्ड बोलता हूं कि क्वांट के अंदर ना जिसकी विजुअलाइजेशन पावर जितनी स्ट्रांग होगी उसका क्वांट उतना ही स्ट्रांग। अगर आप विजुअलाइज करना जानते हैं, चीजों को विजुअलाइज कर लेते हैं कि अच्छा एवरेज है, जैसे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा कि 100 स्टूडेंट थे, एवरेज उनका 40 था, लेकिन हुआ क्या, एक स्टूडेंट के एवरेज जो मार्क्स थे वो 53 थे, लेकिन गलती से 83 हमने पढ़ लिए। तो सबसे पहले हमारा माइंड जाएगा कि सर इसका मतलब 53 उसके मार्क्स थे ओरिजिनल, 83 हमने रीड किए, इसका सीधा सीधा मतलब ये है सर कि हमने ज्यादा रीड कर लिए, कम रीड करने थे। तो ये है विजुअलाइजेशन इस क्वेश्चन का। तो अगर इतना काम आप माइंड में सोच पाते हैं, क्वेश्चन को ऐसे रिलेट कर पाते हैं, देन यू आर द एक्सीलेंट स्टूडेंट। आप वो अपने आप में बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट है। ये पावर जो है, ये जो आपकी विजुअलाइजेशन पावर है, ये खाली क्वांट के अंदर ही नहीं, ये हर सब्जेक्ट के अंदर काम करती है। आप ज्योग्राफी के अंदर ले लीजिए, आप पॉलिटी के अंदर ले लीजिए कि भाई यहां पर जो है बारिश कब होगी, तो ये भी हमारी विजुअलाइजेशन पावर। हम सोचते हैं कि अच्छा बारिश कहां ज्यादा होगी कहां कम होगी, तो आप जानते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करती है बारिश आपकी। तो जब प्रेशर या टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज जो भी होगा आपका, तो उस कंसेप्ट को अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं अपने माइंड में, तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आप कर पाएंगे, जो तार्किक आंसर है उसका वो आंसर आप दे पाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं यूपीएससी के अंदर। तो जिसकी विजुअलाइजेशन पावर जितनी स्ट्रॉन्ग है, उसका जो क्वेश्चन को आंसर करने का जो मेथड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका। मैं इसको दो तरीके से आपको क्वेश्चन को बताऊंगा, समझना बात को। A family has two children along with their parents. The average age, अब देखिए जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रहे हो ना, तो साथ साथ में विजुअलाइजेशन चलना चाहिए। तो मैंने कहा फैमिली हैज टू चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स। जैसे इसने ये स्टेटमेंट दी तो मेरे माइंड में एक विजुअलाइजेशन होके जो है एक रिजल्ट क्रिएट हो गया कि इस फैमिली के अंदर टोटल 4 लोग हैं। पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा और 2 बच्चे। ठीक है, द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन
एंड देयर मदर इज 50 kg। तो उसने कहा उन बच्चों का और उनकी मम्मी जो मदर हैं उनका जो तीनों का एवरेज, अब तीनों का मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैं पहले ही विजुअलाइज कर चुका हूं माइंड में। अगर आपने पीछे स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ी ना तो यहां पढ़ते ही फिर वापस जाओगे आप, अच्छा बच्चे कितने हैं भाई, तो आप फिर से देखोगे। लेकिन अगर आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ के साथ के साथ विजुअलाइज कर लिया है अपने माइंड में, तो आपके माइंड में ये बात पहले से है कि 2 बच्चे हैं। तो आप यहां स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ जाओगे कि वो 3 पर्सन की बात कर रहा है, चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2 और उनकी जो मम्मी है, मदर है, उनकी जो एवरेज एज है वो 50 kg है। तो मैंने कहा 3 लोग हैं तो 3 × 50 यानी टोटल एज होगी 150, सॉरी टोटल वेट होगा आपका 150। तो मैंने कहा ये टोटल आ जाएगा आपका। आफ्टर दैट द एवरेज वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 kg। अब उसने कहा जो ये दोनों बच्चे हैं इनके साथ अगर इनके फादर का क्या कर दिया जाए, वेट ऐड कर दिया जाए, तो यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ 3 पर्सन है, एवरेज 52 है। तो मैंने कहा अब टोटल एवरेज जो वेट हो जाएगा तीनों का 156 kg हो जाएगा। अब he said that if the weight of the father is 60 kg then what is the weight of the mother। अब उसने कहा अगर फादर का जो वेट है वो 60 kg है तो मम्मी का वेट कितना होगा। अब यहां से हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा, फिर डायरेक्ट कि आप कैसे थिंकिंग प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट यही इतनी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद सोच के इस क्वेश्चन को आंसर आप इसका बता सकते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आपको फादर की एज पता है तो यहां फादर की पुट करके दोनों चिल्ड्रन की पता चल जाएगी, और इस इक्वेशन में दोनों चिल्ड्रन की पुट करोगे तो मदर की पता चल जाएगी। तो मैंने कहा ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो आपने कहा यहाँ फादर की पुट करेंगे तो फादर की उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो C1 + C2 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 156 माइनस फादर की 60, सॉरी एज नहीं है एवरेज वेट है। तो आपने कहा कि दोनों बच्चों का जो एवरेज टोटल वेट आ जाएगा वो 96 kg आ जाएगा। मैंने कहा यहां पुट करोगे 96 kg तो 96 + m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 150। तो आपने कहा सर मदर का जो वेट आ जाएगा वो 150 माइनस 96 तो 4, और यहां पर आ जाएगा आपका 5, यहां पर आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा इतना केजी। तो आपने कहा सर मदर का जो एवरेज वेट आएगा वो कितना आएगा आपका 54 kg। मैंने कहा या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ, या फिर आपके पास में 2 स्टेटमेंट आई कि चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2 और जो मदर का जो टोटल वेट है वो 150 kg आपने पता कर ली मल्टीप्लाई करके, और चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2 प्लस फादर का 156, और फादर का पता है आपको। अब मैंने कहा भैया एक बात बताओ, यहां और यहां जो डिफरेंस है वो कितने केजी का है, तो आपने कहा सर 6 kg का। अब मैंने कहा ये जो 6 kg का डिफरेंस आ रहा है ये किसकी एज में होगा, भाई बच्चों की एज तो जितनी यहां है उतनी ही यहां होगी। आपने कहा सर बात तो बिल्कुल ठीक है कि भी बच्चों की जो भी टोटल एज होगी C1 + C2 जो वैल्यू यहां आएगी वही वैल्यू यहां आएगी, तो ये कम ज्यादा क्यों आ रही है टोटल वैल्यू, तो मैंने कहा ये कम ज्यादा आ रही है मदर और फादर की वजह से। तो मदर के साथ जब हम टोटल कर रहे तो 150 आ रहा, फादर के साथ कर रहे तो 156। इसका मतलब जब फादर के साथ ऐड की जा रही है बच्चों की एज तब ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, अब बड़ा रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो फादर की एज है वो ज्यादा है, फादर की एज ज्यादा है। तो मैंने कहा ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस मदर और फादर की एज में ही तो है। तो आपने कहा सर अगर मदर और फादर की एज में डिफरेंस 6 kg का है तो किसकी एज में से किसकी एज माइनस करेंगे, तो आपने कहा सर फादर की ज्यादा है, देखने से ही पता चल रहा। तो आपने कहा सर फादर और मदर की एज का डिफरेंस, सॉरी वेट का डिफरेंस 6 kg है। तो मैंने कहा अगर इनका वेट का डिफरेंस 6 kg है और फादर का जो वेट है वो 60 है तो मदर का कितना कम होगा, तो 6 कम होगा, तो मदर का 54 होगा। या आप वैल्यू करके सोल्व भी कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके यहां पर। तो आपने कहा सर 6 kg, तो मैंने कहा 6 को इधर लाएंगे तो 60 - 6 = m यानी 54 kg आ जाएगा आपका मदर का। लेकिन इसके लिए अगर आप ऐसे सोचेंगे, ऐसे थिंकिंग प्रोसेस आप चलाएंगे अपने माइंड में, ये विजुअलाइज आप करना सीख जाएंगे,
तो आपकी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप हो जाएगी, खाली क्वांट को ही नहीं लेके, हर सब्जेक्ट को लेके। जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बड़े इत्मीनान से उसके बारे में सोच के और बहुत ही तार्किक आंसर आप उसका देंगे, जैसा कि रिक्वायरमेंट है यूपीएससी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर 15th इनिंग्स वाज 46.4। तो उसने कहा जब उसने 50 पारी प्ले कर ली एक बैट्समैन ने, उसका जो एवरेज स्कोर था वो था 46.4। आफ्टर 16th इनिंग हिज एवरेज स्कोर इंक्रीज्ड बाय 2.6। यानी जितना पहले था, पहले 46.4 था और अब 2.6 इंक्रीज हो गया, तो मैंने कहा अब हो गया 49. तो आपको बताना है जो बीच वाली 10 इनिंग्स है ना, लास्ट 10 इनिंग्स, इनका एवरेज क्या है। तो मैंने कहा अगर लास्ट 10 इनिंग का एवरेज आपको पता करना है तो उसके लिए लास्ट 10 का सम पता करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने कहा सर बड़ा आसान है, 50 का एवरेज यानी 50 इनिंग्स का एवरेज 46.4 है। तो आपने कहा सर जब पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर 10, तो मैंने कहा 0 से 0, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20। तो आपने कहा सर इनका जो टोटल इतने रन्स आ जाएंगे, यानी इतने रन्स बनाए उसने टोटल 50 इनिंग में। अब मैंने कहा जब उसने टोटल 60 का एवरेज दिया है तो वो कितना होगा, तो आपने कहा सर वो 49 हो गया, क्योंकि 2.6 इंक्रीज हो गया 60 इनिंग में, 60 इनिंग में। तो मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 और 5 29। तो आपने कहा सर 2950 रन। तो मैंने कहा यहां पर जो डिफरेंस है वो 10 इनिंग्स का ही तो है, तो मैंने कहा यहां भी जो डिफरेंस आएगा वो 10 इनिंग्स का ही तो आएगा, सॉरी 10 इनिंग के रन का ही तो आएगा। तो मैंने कहा ये 2940 बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि ये 50 रन का 50 इनिंग का टोटल है और ये 60 इनिंग का टोटल है। तो मैंने कहा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 40 से 20 गया तो 20 और यहां आपका 620। तो आपने कहा सर कितना आ जाएगा आपका एवरेज, तो आपने कहा सर एवरेज जो आएगा वो आएगा 620 रन है टोटल और 10 इनिंग है, तो आपने कहा सर 62 आ जाएगा लास्ट 10 इनिंग का। ये आपका आंसर हो जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आपके टाइम एंड डिस्टेंस में, हाउ टू फाइंड द एवरेज स्पीड। तो देखिए वैसे तो जो एवरेज का फॉर्मूला होता है दैट इज आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बट जो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका क्या, कि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या क्या है। अ कार ट्रेवल्स from a place X to place Y at an average speed of V km per hour from Y to X. An average speed of 2V km per hour. Again from X to Y, an average speed of 3V km per hour from Y to X at a speed of 4V km per hour. Then the average speed of the 4 car for the entire journey. देखिए कार क्या कर रही है, एक प्लेस है X और एक प्लेस है Y। ये कार पहले यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां आई, फिर वापस यहां से यहां गई और फिर वापस, यानी इसने 2 राउंड मतलब टोटल 4 राउंड लगाई, X से Y फिर Y से X फिर X से Y फिर Y से X, और अलग अलग स्पीड से जा रही है। तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस देख लीजिए और टोटल टाइम। आपने कहा सर डिस्टेंस तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने कहा लेट कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस है X टू Y वो D किलोमीटर है। तो आपने कहा सर ठीक है, तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस कितनी लगेगी, तो आपने कहा सर X से Y D फिर Y से X D, यानी 4 ट्रिप उसने लगाई तो 4D हो जाएगा। तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस तो आपको पता चल गई कि भाई 4D हो जाएगा। मैंने कहा टोटल टाइम आप कैसे पता करेंगे, तो आपने कहा सर टोटल टाइम के लिए टाइम तो गिवन नहीं है,
तो मैंने कहा गिवन नहीं है तो आपको पता करना पड़ेगा टोटल टाइम। कैसे पता करेंगे? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड, या आप कह सकते हैं स्पीड अपॉन आपका सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैंने कहा पहली डिस्टेंस उसने d किलोमीटर की कवर की, किस स्पीड से? v की स्पीड से। फिर वापस आया वो d किलोमीटर 2v की स्पीड से, फिर गया वो d किलोमीटर 3v की स्पीड से, फिर वो वापस आया d किलोमीटर 4v की स्पीड। तो मैंने कहा इसको आप एलसीएम लेंगे तो 12v आ जाएगा आपका, v से 12 टाइम तो 12d, प्लस 2 से 6 टाइम तो 6d, 3 से कितने टाइम्स आपका 4 टाइम्स तो 4d, और 4 से 3 टाइम तो 3d। तो आपने कहा सर 12 6 18 और 7 25, तो आपने कहा सर ये आ जाएगा 25d डिवाइडेड बाई v। तो मैंने कहा एवरेज स्पीड जो आएगी उसकी कितनी आएगी? तो आपने कहा सर एवरेज स्पीड के लिए क्या कीजिए, टोटल डिस्टेंस यानी 4d डिवाइडेड बाय 25d, और ये अपॉन में v है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो मैंने कहा d से d कैंसिल, तो ये क्या है आपका 12v है ना, तो मैंने कहा ये 12v है तो 12v ऊपर पहुंच जाएगा। एक मिनट, तो ये 12 जो है आपका यहां पर क्या है आपका v है। एक मिनट रुकिएगा जरा, तो मैं पूरा लिख लेता हूं भाई। टोटल डिस्टेंस कितना है 4d, और ये कितना है 25d अपॉन 12v। तो मैंने कहा ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपका क्या होगा 4d मल्टीप्लाई 12v डिवाइडेड बाय 25d। तो आपने कहा d से d कैंसिल, ये आ जाएगा 48 अपॉन 25v। इट मींस दैट 1.92 v किलोमीटर पर आवर। बट उसने एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पूछा, उसने पूछा कि जो उसकी स्पीड है एवरेज स्पीड वो किसके बीच में लाई करेगी। तो मैंने कहा किसके बीच में लाई करेगी, तो ये किसके बीच में है 1 से 2 के बीच में, यानी v से 2v के, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत काम का क्वेश्चन है अपने आप में, ये है केवल विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी इसके अंदर, केवल सोचना है कि एवरेज काम किस तरह से करता है। देयर आर टू क्लासेस A and B having 25 and 30 student respectively. In class A highest score is 21 and lowest is 17. In class B the highest score is 30 and lowest score is 22. 4 students are shifted from class A to class B. अगर 4 स्टूडेंट क्लास ए से क्लास बी में हम शिफ्ट कर दें तो उससे होगा क्या? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो एवरेज में भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बना दिया, ऐसे बनाया जाता है मुश्किल क्वेश्चन, और ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखना ध्यान से। अब अगर किसी बच्चे को ये वो कैलकुलेशन कराना ही नहीं चाह रहा आपसे, वो तो कंसेप्ट जानना चाह रहा है कि जब हम किसी को कहीं शिफ्ट करते हैं एवरेज इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है, ज्यादा एज वाले चले जाएंगे तो क्या होगा, कम एज वाले चले जाएंगे तो क्या होगा। उसने पूरे एवरेज का कंसेप्ट एक क्वेश्चन में पुटअप कर लिया आपसे, वो कैलकुलेशन कराना ही नहीं चाह रहा आपसे, केवल पुटअप करना चाह रहा कि आप कितना जानते हैं एवरेज के बारे में। तो अभी देखिएगा, मैंने कहा एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, यहां जो टोटल स्टूडेंट है 25 है और यहां 30, समझना बात। अब इसने कहा कि जो क्लास ए है और जो क्लास बी है, मैंने कहा इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट, क्लास ए में जो हाईएस्ट स्कोर है वो 21 है और जो लोवेस्ट है वो 17। मतलब किसी भी बच्चे के 17 से कम नहीं है और किसी बच्चे के 21 से ज्यादा नहीं है। क्लास बी में जो है वो एवरेज स्कोर जो है वो 30 है, हाईएस्ट जो है वो 30 है, लोवेस्ट 22 है। तो आपने कहा सर क्लास बी में जो है ना स्टूडेंट का स्कोर ज्यादा है, भाई यहां का हाईएस्ट ही 21 है, मैंने कहा यहां का मिनिमम ही 22 है, तो डेफिनेटली यहां का स्कोर ज्यादा रहेगा, यहां का स्कोर कम रहेगा। तो इस बात से आप क्या समझते हैं? तो मैंने कहा जब क्लास ए से क्लास बी में स्टूडेंट शिफ्ट करूंगा तो यहां कोई से भी 4 स्टूडेंट्स में शिफ्ट कर लूं,
चाहे तो 4 लोवेस्ट वाले या 4 हाईएस्ट वाले, या तो 4 लोवेस्ट वाले या 4 हाईएस्ट वाले। तो आपने कहा 4 लोवेस्ट वाले कर लीजिए या 4 हाईएस्ट वाले कर लीजिए। जब यहां से यहां शिफ्ट होंगे तो जो क्लास बी है इसका जो एवरेज है वो डेफिनेटली डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि अगर इसमें हाईएस्ट भी लू मैं 21 वाले, 20 वाले, 19 वाले, तो भी इससे कम है, इसके लोवेस्ट से भी कम है। तो मैंने कहा जब कम वाले लोग आएंगे, अगर कम एज का कम जितना इनका है उससे कम वाले आ जाएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी? तो मैंने कहा कंडीशन ये बनेगी कि इसका तो डिक्रीज होगा, चाहे आप हाईएस्ट वाले लो या लोवेस्ट वाले लो। यानी क्लास बी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसका तो डिक्रीज ही होगा। मैंने कहा स्टेटमेंट देख लीजिए पहले, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास विल बी डेफिनेटली डिक्रीज। मैंने कहा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा, चाहे आप हाईएस्ट वाले ले लो या लोवेस्ट वाले, डिक्रीज ही होगा। अब नेक्स्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल बी डेफिनेटली इंक्रीज। अब उसने कहा जी अगर यहां से आप 4 स्टूडेंट निकाल के यहां डाल दोगे तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट यहां बचेंगे उनका जो एवरेज आएगा, जो क्लास ए का एवरेज आएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। मैंने कहा देख लेते हैं। अब आप एक बात बताइए, मैंने कहा मैक्सिमम 21 है और आपका मिनिमम 17 है। मैंने कहा अगर इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करूं इनके अंदर तो होगा क्या? कुछ इक्वल इक्वल आ जाएगा आपका, लेकिन अभी तो अलग अलग है यहां पे। तो मैंने कहा अगर मैं टॉप वाले जो सबसे हाईएस्ट वाले 4 हैं जिन्होंने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है उनको भेज दूं, तो मैंने कहा अगर उनको भेज दूंगा तो यहां क्या होगा? डिक्रीजमेंट आ जाएगा। और अगर मैंने कहा कि यहां से लोवेस्ट वाले भेज दूंगा, यहां से लोवेस्ट वाले भेज दूंगा तो जो रिमेनिंग है उनका इंक्रीज हो जाएगा। तो मैंने कहा डेफिनेटली नहीं कह सकता, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी। ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि वे जो 4 स्टूडेंट मैं यहां से शिफ्ट कर रहा हूं क्लास बी में वो सबसे कम स्कोरिंग वाले हैं या सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाले। तो डेफिनेटली नहीं कह सकता मैं, दोनों ही कंडीशन पॉसिबल हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट होगी आपकी? 1। देखो ऐसे बनता है स्टेटमेंट पर क्वेश्चन। देखा एक एवरेज में भी क्वेश्चन आ गया। तो धीरे धीरे, और ये ग्राफ बढ़ेगा, मैं बता रहा हूं आपको, ये ग्राफ ऐसे ही चलेगा। अब अगर उसको नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कैलकुलेशन नहीं कराई जाएगी आपसे, केवल बेसिक कंसेप्ट जो यूपीएससी जीएस पेपर 1 में करती है वही जीएस पेपर 2 में भी करेंगे। केवल आपसे कंसेप्ट पूछेंगे कितना जानते हैं आप एवरेज के बारे में। तो बस आपको जनरली सोचना ही तो था इस क्वेश्चन के अंदर कि इनका एवरेज कम है ज्यादा है, क्या होगा जब यहां से यहां स्टूडेंट शिफ्ट करेंगे। बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए लास्ट क्वेश्चन 2022 में ही आया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40 kg, द एवरेज वेट ऑफ बी डी ई इज 42 kg, द वेट ऑफ एफ इक्वल टू बी, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ। अब मैंने कहा अगर एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ बताना है तो इनका टोटल वेट आप पता कर लो। तो आपने कहा सर हमें गिवन है ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज कितना? आपने कहा सर 40। तो मैंने कहा 40 इंटू 3, यानी आपका ए प्लस बी का जो सम आएगा वो 120 kg आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आपको बी प्लस डी प्लस ई। अब देखिए यहां पर एफ नहीं आया, ए बी सी यहां आना चाहिए था डी ई एफ, लेकिन उसने दिया है बी डी ई। तो उसने कहा इनका जो एवरेज है वो 42 है। तो मैंने कहा अगर इनका एवरेज 42 है तो ये भी 3 है, तो कितना हो जाएगा? 126 kg। अब उसने एक कंडीशन दी है द वेट ऑफ एफ इक्वल टू बी। तो उसने कहा जितना वेट बी का है उतना ही एफ का है, यानी इस बी के प्लेस पर आप एफ भी पुट कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा ये इक्वेशन फर्स्ट है, मान लिया ये इक्वेशन सेकंड है, तो आप बी के प्लेस पर एफ पुट कर लीजिए। तो मैंने कहा एफ प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 126 ही होगा। तो मैंने कहा इक्वेशन थर्ड। अब आपने कहा सर ए बी सी का ये रहा, डी ई एफ आगे पीछे लिखा है बट कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा अगर मैं सम पता करूंगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का, तो आपने कहा सर दोनों को प्लस करेंगे 120 प्लस 246, तो मैं सॉरी 126, तो आपने कहा सर 246 आ जाएगा। तो मैंने कहा ये कितने पर्सन है? तो आपने कहा सर टोटल 6। तो मैंने कहा इनका एवरेज कितना होगा? तो आपने कहा सर 246 को 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 61 kg एवरेज, सॉरी 41 kg
आपका एवरेज वेट आ जाएगा। क्लियर है? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन तो टोटल हमने 10 ही किए, लेकिन आज मैंने आपको विजुअलाइजेशन पावर के बारे में बताया कि कैसे हम विजुअलाइजेशन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताया उसमें केवल विजुअलाइजेशन का ही यूज हुआ, उसके अलावा जितना भी बेसिक इंफॉर्मेशन था आपको एवरेज का वो भी मैंने बहुत अच्छे से दे दिया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी परसेंटेज। अब हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, देन प्रॉफिट लॉस, फिर इसी तरह से सीक्वेंस में हम आगे चलेंगे। आई होप आपको जो ये हमारी पूरी सीरीज है वो बहुत अच्छी लग रही होगी और डेफिनेटली आप इसका पूरा बेनिफिट उठा रहे होंगे। तो जब अगर ये छोटी छोटी चीजें जो मैं बताता हूं इनको नोट डाउन कर लीजिए, इनको अपने लाइफ में ले आइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। ओके, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।